हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएफटी पाथ एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस बार जो 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाली है वो 5 ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन ये तैयार किए गए हैं। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। और ये दोस्तों मेरा भाग 4 होगा। इससे पहले भी 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित करने से रोकता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21, 22 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब दोस्तों 19 में क्या कही गई है? तो 19 में आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। 21 आपका क्या है? तो 21 है आपका जीवन जीने की स्वतंत्रता से है। और 22 जो है आपका क्या कहा गया इसमें? तो गिरफ्तारियों के संरक्षण से है। गिरफ्तारी निषेध और संरक्षण की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका 19, अनुच्छेद 20 का ए, 21 का ए, 22 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? आपका सी ऑप्शन सही है। और ये कब आई थी दोस्तों? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुई थी। 86वां संविधान संशोधन हुई है और ये हुआ है आपको कब? 2002 में। ठीक है दोस्तों, इसके तहत ये जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? जैसा कि दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने इसकी चर्चा कर दी है। तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। अब दोस्तों ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखी है। तो ऑप्शन जो डी है इसके तहत क्या होता है दोस्तों कि ये 15% क्या होता है कि लोकसभा या विधानसभा में मंत्री बनाने की व्यवस्था है। और ये टोटल जो मेंबर होते हैं वहाँ के उनका होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आई कब थी? तो ये आई थी 2003 में, यानी कि 15% से ज़्यादा मंत्री पद पे नहीं रह सकते। और दोस्तों इसमें एक अपवाद है कि जहाँ पे क्या होता है कि मेंबर 40 ही हैं विधानसभा में या उससे कम है, तो वहाँ पे 12 सदस्य को क्या होता है मंत्री पद पे रखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 23, 24, 25, 26 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर का निषेध करता है? अनुच्छेद 22, 23, 24, 25 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, 19, 31, 32 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे संवैधानिक उपचारों की बात आपसे कही गई है। तो ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन डी आर्टिकल में कही गई है। और इसके तहत दोस्तों आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है दोस्तों 226, इसके तहत आप अपील कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। इसमें ये दोस्तों कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप गलत तरीके से पकड़ करके जेल में या थाना में आप रखे हुए हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है कि उसने गलती क्या किया है। तो उसके बाद ही आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो उनको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो रीट है, ये रीट टोटल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है दोस्तों, अब 5 है तो कौन कौन से हैं? पहला तो आपने देख लिया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश। तो परमादेश क्या होता है दोस्तों? इसमें यह होता है कि अपने कर्तव्यों का अगर कोई अधिकारी अगर निर्वहन नहीं करता है तब आपको परमादेश लगाई जाती है। प्रतिषेध क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिषेध तब आता है जब कोई
अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तब उस स्थिति में कौन सी आती है? प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा क्या होती है दोस्तों? अधिकार परीक्षा तब होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पे गलत तरीके से नियुक्त किया जाता है तो उससे ये मांग की जाती है कि आप किस योग्यता के बेस पे इस पद पे आप बैठे हुए हैं। और एक और होती है दोस्तों जो कि इसमें नहीं दी गई है, उसका नाम क्या होता है? उत्प्रेषण। क्या होती है दोस्तों? उत्प्रेषण। तो ये क्या होता है? तो इसमें लंबित किसी मामले को क्या करता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगवा सकती है उस पर चर्चा या डिबेट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी वर्णित है? ऑप्शन है आपका भाग 3, 4, 4 के 5 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? तो ये है आपका बी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें फंडामेंटल राइट है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें केंद्र से संबंधित बातें कही गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया? यानी कि उसकी जो आर्टिकल की व्यवस्था है वो कहाँ से कहाँ तक दी गई है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51, 51 के 52 से 78 और यह है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ये जो है दोस्तों वो मूल अधिकार के लिए होता है। 51 का ए इसमें दोस्तों क्या है? मौलिक कर्तव्य होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यानी कि ये जो कथन देने वाले हैं वो कौन से व्यक्ति थे? ऑप्शन ए है आपका बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, के टी शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यह है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? ठीक है दोस्तों। यानी कि जब व्यक्ति समान कार्य कर रहा है पुरुष और महिला तो उनको वेतन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ये कही गई है आपसे। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 38, 39 का डी, 41, 42 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि दोनों को अलग करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, 49, 50 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 49 में क्या है दोस्तों? तो स्मारक जो अपने भारत देश में है उनको संरक्षण की बात कही गई है। 48 में क्या है दोस्तों? तो कृषि और पशुपालन से और पर्यावरण से संरक्षण की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस वर्ष शामिल किया गया था? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका 1950, 1951, 1976, 1978 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। और इसके किसके तहत किया गया था दोस्तों? तो 42वीं संविधान संशोधन हुई थी उसी के तहत ये जोड़ी गई थी। और एक दोस्तों और आपको बात बताता चलूँ कि जब ये जोड़ी गई थी तो ये टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक और इसमें ऐड कर दिया गया था तो टोटल इसमें कितने हो गए थे? 11 और वर्तमान समय में यही 11 हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो एक जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई थी? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। और इससे क्या प्रावधान जोड़ी गई थी? तो शिक्षा का अधिकार था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसमें निहित होती है? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होती है आपको किसमें? राष्ट्रपति में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल
इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी है आपका राज्यों के विधानसभाओं और विधान परिषदों के सभी निर्वाचित सदस्य। और डी है आपका संसद और राज्य विधान मंडलों के सभी सदस्य। और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों बेसिकली 4 लोग होते हैं, यानी कि 4 ऐसी संस्थाएं होती है जो वोट करती है। एक तो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है विधानसभा और चौथा होते हैं यूटी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों ये सारे के सारे निर्वाचित इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय करने का एकमात्र अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है आपका निर्वाचन आयोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, संसद की संयुक्त समिति, लोकसभा अध्यक्ष। और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका बी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और आपको बताता चलूँ कि इसमें अगर उपराष्ट्रपति भी अगर बोले कि उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उसकी जांच कौन करता है, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, यानी कि कौन उनको शपथ करवाता है? ऑप्शन ए है आपका भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री। और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे संबोधित करते हैं? संबोधित करने का मतलब दोस्तों किसे सौंपते हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन? उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इनको संबोधित करके वो त्यागपत्र सौंपते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति की पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण रिक्त हो तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालता है? ऑप्शन ए है आपका भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है आपका लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। एक दोस्तों और आपको बात बता दूं कि अगर मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है, यानी कि उनकी भी पद रिक्त है, तो वैसे स्थिति में कौन होगा आंसर? तो वैसे स्थिति में आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और ये दोस्तों जब राष्ट्रपति के पद पे दोनों में से कोई व्यक्ति रहता है तो राष्ट्रपति के सारे कामों को निर्वहन करता है और राष्ट्रपति के जितना ही ये पेमेंट, वेतन भत्ता, सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए है आपका केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, डी है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में इसको पहली बार लाई जा सकती है, चाहे दोस्तों यहाँ पे हो राज्यसभा या लोकसभा, कहीं भी सबसे पहली बार शुरुआत की जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस में दोस्तों? तो ये है आपका आर्टिकल कितने 61। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों 3 आर्म फोर्स का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए है आपका भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। यानी कि जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और सीडीएस कौन होते हैं व्यक्ति दोस्तों? तो सीडीएस भी एक रक्षा से संबंधित ही होता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय का ये सलाहकार होता है। यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं उनकी सहमति पर ये काम करते हैं, या इनकी सहमति उसमें जरूरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 85, 108, 110, 112 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो ये है आपको 108 में। ठीक है दोस्तों, 110 में क्या है दोस्तों? तो आपका है कौन सा? धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, 112 में क्या है? तो इसमें बजट की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों एक बात आपको बताता चलूँ कि जो इस बार 72वीं जो बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है, बीपीएससी की, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। यदि दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर पता नहीं है या आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको ऑप्शन 5 पर जा करके क्लिक करके गोला भरना होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 150 जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो 150 में से 150 क्वेश्चन क्या होता है? OMR शीट पे आपको फिल करके आना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान करता है? अनुच्छेद 71, 72, 73, 74 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो क्षमादान की शक्ति है वो टोटल 5 दी गई है। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने दी गई है? 5। और ये कौन कौन से हैं? तो पहला एक क्षमा, दूसरा है आपका लघुकरण है, तीसरा है आपका परिहार, चौथा है आपका विराम और पांचवा है आपका प्रविलंबन है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे कि टोटल इनको 5 तरह के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है आपका केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत के निर्वाचक मंडल द्वारा, डी है आपका भारत के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सही, सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी के सभी क्या होते हैं कि वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त सत्र में, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। यानी कि शुरुआत जो की जाती है वो राज्यसभा से की जाती है, लेकिन लोकसभा की सहमति मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी इनको हटाया जा सकता है। एक बात और दोस्तों आप ध्यान रख लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है कि पदेन सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, और इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, 75, 76, 78 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही, ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 74 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति काम करेगा वो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और 75 में क्या है दोस्तों? तो इसमें है कि आपका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था की गई है। 76 में क्या है दोस्तों? तो 76 में महान्यायवादी है, जिसकी चर्चा हमने पहले के वीडियो में कर रखी है। 78 क्या है दोस्तों? तो इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सलाह मांग सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है दोस्तों, यानी कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, संसद के दोनों सदनों के प्रति, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद में मंत्री व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कौन सा? आपको राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से इनके प्रति काम करते हैं या प्रसाद पर्यंत्र पद पे होते हैं, यानी कि कभी भी वो हटाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि 15% ही टोटल मंत्री बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन है आपका 86वां संविधान संशोधन, 91 नंबर संविधान संशोधन, 92, 95, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और पिछले के क्वेश्चन में दोस्तों इसकी हमने चर्चा कर रखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होता है? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। इसका ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, सी आपका केंद्रीय विधि मंत्री, डी है भारत का सॉलिसिटर जनरल, और ई आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये कौन से आर्टिकल में दोस्तों चर्चा है इसकी? तो ये है आपका 76 आर्टिकल में चर्चा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर दी है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, संसद, भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन होगा? तो उसका है सी इसका सही जवाब है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट का गठन निम्नलिखित में से किनसे मिलकर होती है? यानी कि जो पार्लियामेंट का गठन होता है उसमें कौन कौन से व्यक्ति मुख्य रूप से शामिल होते हैं? तो ऑप्शन है आपका लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, डी है आपका लोकसभा विधानसभा राज्यसभा, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला करके ही संसद बोली जाती है, यानी कि पार्लियामेंट जो बनती है इन तीनों के मिलने से बनती है। इसका जो आर्टिकल है दोस्तों वो कौन सा है? तो आर्टिकल है आपको 79। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों, यानी कि किस आर्टिकल में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो कि पिछले क्वेश्चन में है, इसकी चर्चा हमने कर दी है। और यहाँ पे कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे है सांसद। और लोकसभा किस में है दोस्तों? तो लोकसभा आपको 81 में है। और 82 में क्या है दोस्तों? तो इसमें है आपका परिसीमन। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो परिसीमन आयोग भी कहते हैं इनको। और अब तक दोस्तों परिसीमन कितनी बार गठित की जा चुकी है? तो वो 4 बार की जा चुकी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका 2 सदस्य, 10, 12, 15, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि 12 ऐसे मेंबर होते हैं राज्यसभा में ऐसे मेंबर होते हैं जिनको बाहर से नियुक्त किया जाता है, जो क्या होंगे कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता प्राप्त हो, उन्हीं को यह नियुक्त और डायरेक्ट रूप से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न सदन यानी लोकसभा की संरचना और सीटों के आवंटन का प्रावधान है? ठीक है दोस्तों, यानी कि लोकसभा की संरचना की बात कही गई है। अनुच्छेद 79, 80, 81,
83 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि जो राज्यसभा में टोटल जो सीट हैं अभी कितने हैं, तो टोटल जो सीट है वो कितने हैं 250। ठीक है दोस्तों। लोकसभा में कितने हैं, तो मूल रूप से दोस्तों पहले थी 552, लेकिन अब 2 सीटें हट करके कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 550। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2 ऐसी कौन सी सीटें हैं जो कि हटा दी गई थी, तो वो था एंग्लो इंडियन थे, उनकी सीटें क्या हो गई है कि समाप्त कर दी गई है। की कब गई है, तो 104वां नंबर का संविधान संशोधन था जो कि 2019 में हुई थी, इसके तहत इसकी समाप्ति कर दी गई है। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने इसकी डिटेल से चर्चा कर रखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम स्वीकृति सदस्य संख्या यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कितनी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे वर्तमान आपसे पूछी गई है, कहाँ पे, लोकसभा में अधिकतम कितने होंगे। ऑप्शन ये है आपका 545, 550, 552, 560 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 550 हो गए हैं, लेकिन अगर मूल रूप से बोला जाए तो कितने थे, तो ये थे आपको 552, जो कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट होती थी इसमें, जिसको हटा के समाप्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए ऑप्शन ये है आपका 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो लोकसभा के लिए दोस्तों चाहिए कितना, 25 साल। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, तो 30 साल चाहिए। 21 साल किसका चाहिए, तो पंचायत के लिए। पंचायत चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 25 साल चाहिए, और मतदान के लिए चाहिए आपको 18 साल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए भारतीय नागरिकों की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका राज्यसभा सदस्य के लिए। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने इसकी चर्चा कर दी है, वो कितनी होती है, 30। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 89, 93, 95, 98 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन निम्न में से किसे सौंपता है। ऑप्शन ये है आपका भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री को और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये सौंपता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों मान लीजिए कि उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो वो किसे सौंपेगा, तो वो अध्यक्ष को सौंपता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे। ऑप्शन ए है आपका एम अनंत श्यामनम अय्यर, भी आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसकी अंतिम निर्णय कौन करता है। यानी कि जो मनी बिल है या नहीं ये कौन बताता है कि यह मनी बिल है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है आपका भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक दोस्तों होता क्या है। ठीक है दोस्तों। तो धन विधेयक क्या होती है, किसमें टैक्स का डिडक्शन लगाना या अन्य प्रकार के वित्तीय से संबंधित बातों की चर्चा होती है। और ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, तो इसके लिए आर्टिकल है जो 110 है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक मनी बिल को संसद के किस सदन में अनिवार्य रूप से पहले पेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपका केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में,
डी है आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोकसभा में पहली बार मनी बिल को लाई जाती है और इसके बाद राज्यसभा में भी भेजी जाती है, लेकिन राज्यसभा में मात्र 14 दिन ही इसे रोका जा सकता है। अगर राज्यसभा में किसी बात को लेकर असहमति है तो वो संशोधन का विचार रख सकता है, लेकिन लोकसभा इसकी संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 109, 10, 11, 12 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। 109 में क्या है दोस्तों, तो मनी बिल से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान करता है। 111 में क्या है दोस्तों, तो इसमें बिट्टो की व्यवस्था है और बिट्टो की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। और 112 में क्या है दोस्तों, तो इसमें बजट सेशन है, यानी कि बजट की व्यवस्था है। जो बजट अपने इंडिया में पेश की जाती है या बनाई जाती है वो 112 के तहत ही आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक रख सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर दी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 14 दिन तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है आपका भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी, संयुक्त बैठक की। और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, तो ये है आपका 108 में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब तक दोस्तों 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है और इसमें दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों के विवाद पर ही किया जा सकता है, यानी कि कभी भी मनी बिल और संविधान संशोधन जैसी बिल पर चर्चा नहीं की जाती है संयुक्त बैठक के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76, 143, 148, 151 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो कैग की दोस्तों बात कही गई है, तो कैग किस आर्टिकल में है, तो ये है आपको 148, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 76 में क्या है दोस्तों, महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, और कैग दोस्तों काम क्या करता है, तो इसमें दोस्तों जो वित्तीय जो लेन देन होते हैं, जो खर्च होते हैं, उसका क्या करता है कि ऑडिट करने का काम करता है ये। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए है आपका 5 या 62 साल, 6 या 65, यानी कि जो पहले हो जाए, 5 या 65 वर्ष की आयु तक। डी है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और यह है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी अगले वीडियो में। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक धन का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को, भारत के प्रधानमंत्री को, रिजर्व बैंक के गवर्नर को और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।